Good morning, students. I hope you are doing well in this lockdown. वही डायलॉग, वही लाइंस. हाँ, तो स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करना रह गए थे. हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या डिस्कशन किया था? What we have discussed in the last class? Yes, फ्रॉम दैट द सिटी स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा, कुछ ट्रेवलर्स के नाम पढ़े थे जिसमें 6 ट्रेवलर्स थे और 15 सेंचुरी के कुछ ट्रेवलर्स थे, 16 सेंचुरी के कुछ ट्रेवलर्स थे. ठीक है. वाटर रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ लिया. टैंक्स हो गए, लेक्स थी. टैंक्स कौन से? कमलापुरम टैंक जो था वो वाला हमने पढ़ा है. इसके आगे चलते हैं. टैंक्स कैसे बिल्ड हुए, द फोर्टिफिकेशन और रोड्स पढ़ा हमने. फोर्टिफिकेशन के अंदर क्या होता था? 7 लाइन्स अब्दुल रज्जाक ने मेंशन की और इन बिटवीन द 2 लाइन्स देयर वर द गार्डन्स, एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स और वाटर रिसोर्सेज, हाउसेज, गार्डन, सब कुछ उसके अंदर हमको मिले इन 7 लाइन्स के बिटवीन दीज लाइन्स. क्यों बनते थे? आपको रीज़न बता दिया कि बाहर से अगर कभी भी कोई भी सीलिंग हुआ, कभी किसी ने अटैक किया, तो लोग बाहर का जो आउट प्रीफेरिकल जो चारों तरफ का जो एरिया था वो क्या कर देते थे? उसको जो एग्रीकल्चर था उसको ख़त्म कर देते थे. उस एग्रीकल्चर को ख़त्म करने के उस एग्रीकल्चर को ख़त्म करने के बाद क्या होता था कि अंदर वाले जो लोग हैं उनके लिए फूड सप्लाई ख़त्म हो जाता था. तो इन द लेक ऑफ फूड सप्लाई वो लोग क्या करते थे? इस प्रीफेरी के अंदर वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर देते थे. ठीक है. उन्होंने ये एंट्रेंस इनटू फोर्टिफिकेशन, ये गोपुरम का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया, यानी एंट्रेंस ऊपर गोपुरम बना हुआ है. ये अभी भी मिलेगा आप लोगों को जाएंगे तो. ठीक है. अर्बन एरिया, यहाँ से हमको शुरू करना था, द रॉयल सेंटर. ठीक है. ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है. अब देखिए रॉयल सेंटर क्या है. अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये पूरा सेंटर कैपिटल मान लें विजयनगर एम्पायर. इसका नॉर्थ ईस्टर्न साइड में तो क्या था? हमारा अर्बन कोर. आगे मैंने बताया इस वाले एरिया में मिलेगा हमको सेक्रेट सेंटर, और इस वाले एरिया में क्या था? रॉयल सेंटर. रॉयल सेंटर यानी जहाँ पर सारे रॉयल लोग लेते थे, नोबल्स और जो इम्पीरियल लोग जो थे, राजा, रूलर्स हो गए, नायकाज हो गए, रायज हो गए. राय कौन थे? राय तो थे रूलर्स, और नायकाज कौन थे? आर्मी चीफ, एसी. ठीक है. तो रॉयल सेंटर के बारे में हमको पढ़ना है कि द रॉयल सेंटर वाज सिचुएटेड एट द साउथ वेस्टर्न ऑफ द सेटलमेंट. साउथ वेस्टर्न साइड में कौन थे? रॉयल सेंटर था साउथ वेस्टर्न साइड में. साउथ वेस्टर्न माने ये वाला एरिया. 16 टेम्पल्स, और रॉयल सेंटर के अंदर भी क्या मिला हमको? 60 टेम्पल्स. यानी रॉयल सेंटर के अंदर नहीं होने चाहिए टेम्पल्स. का मिलेंगे? सेक्रेट, यानी धार्मिक जगह पर मिलने चाहिए, सेक्रेट सेंटर पर मिलेंगे. बट रॉयल सेंटर में भी हमको क्या मिले क्या मिले हैं? टेम्पल्स मिले हैं. पेट्रोनेज टू टेम्पल्स वर इम्पोर्टेंट टू ऑथराइज द रूलिंग बाई रिलेटेड देम विद द गॉड. अब क्या होता है कि टेम्पल्स बनाए हैं स्टूडेंट्स. क्या हुआ कि विजयनगर के जो रूलर्स थे वो लोग क्या करते थे? टेम्पल्स बनाते थे, और टेम्पल्स को अपने आप को क्या कर देते थे? एसोसिएट करते थे कि हम टेम्पल से जुड़े हुए हैं. अब टेम्पल से जुड़े होने का रीज़न क्या था? टेम्पल्स के साथ उनका कनेक्शन का क्या फ़र्क पड़ता था? 60 टेम्पल्स मिले, इसका मतलब रॉयल जो लोग थे वो टेम्पल से जुड़े हुए थे. कैसे मालूम पड़ा? 60 टेम्पल्स मिले, नॉट इन द सेक्रेट सेंटर्स. कहाँ मिले? रॉयल सेंटर में 60 सेंटर्स मिले. द टेम्पल 60 टेम्पल्स हैव बीन फाउंड इन द रॉयल सेंटर, नॉट इन द सेक्रेट सेंटर. इसका मतलब रॉयल सेंटर में मिलने से इसका मतलब क्या? राजा लोग भी थोड़े अच्छे रिलीजियस आदमी थे, धार्मिक टाइप के आदमी थे. तो 16 टेम्पल्स मिले, और पेट्रोनेज टू टेम्पल्स. अब वो टेम्पल्स के लिए क्या रखते थे? पेट्रोनेज, यानी टेम्पल से वो अपना कनेक्शन अच्छा थे, उनके प्रति लॉयल थे टेम्पल से. वर इम्पोर्टेंट टू ऑथोराइज द रूलिंग बाई रिलेटेड देम विद द गॉड. टेम्पल्स आर मेजनरी. इसका मीनिंग है कि वो अपने आप को क्या करते थे? टेम्पल से ऑथोराइज करा देते कि जो लोग इस टेम्पल की पूजा कर रहे हैं, यानी इस टेम्पल के अंदर जो भगवान हैं उनकी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब वो ऑथोराइज्ड लोग हैं. रूलर्स, उनको पूजा करना उनके लिए अपनी ऑथोरिटी को मिलना था, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि उनका रूलर उनके भगवान की पूजा करे. तो रूलर भगवान की पूजा करेगा तो क्या होगा? जो उनकी जो पॉपुलेशन थी, उनकी जो प्रजा थी, वो भी उनके से थोड़ा
उनको ऑथराइज मानेगी कि हाँ ये रूलर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। एक मेजोनरी वर्ड आता है, बार बार पहले भी आया कि मेजोनरी, मेजोनरी क्या है? मेजोनरी वो होता है जिसको बिल्कुल राजगीर यानी राज, हिंदी में इसको बोलते हैं राजगिरी। मेजोनरी यानी बिल्कुल जिसको इम्पीरियल लोग बनाते थे, यानी राजा की तरफ से बनता था इम्पीरियल, और बिल्कुल एकदम टेक्निक उसके अंदर जो आर्किटेक्चरल जो टेक्निक होगी, जो मेजोनरी है इसके अंदर यानी आर्किटेक्ट जो होगा, आर्किटेक्चरल, ठीक है, जो इसका आर्किटेक्ट होगा या आर्किटेक्चरल टेक्चर होगा वो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल होगा, उसके अंदर कोई मिक्सचर नहीं होगा, बिल्कुल इसको एकदम सारे जो स्क्रिप्चर्स है, शास्त्र है, उनसे इनको ऑथराइज किया जाएगा और वैसे ही उनका बनाया जाएगा। तो मेजोनरी का मीनिंग ये हो गया। और क्या हुआ कि 60 टेम्पल्स तो मिले ही मिले हैं, साथ में 30 बिल्डिंग्स भी ऐसी मिली हैं जो सेक्युलर बिल्डिंग्स है। सेक्युलर बिल्डिंग्स का मीनिंग क्या हो गया कि वे बिल्डिंग जिसके अंदर रिलीजन का कोई काम नहीं था। सेक्युलर बिल्डिंग यानी जहाँ पर धर्म का काम नहीं होता था, दूसरे काम होते थे अदर देन रिलीजन, अदर देन रिलीजन। जो वर्क होते थे वो कहाँ होते थे? इन बिल्डिंग्स में होते थे। और ऐसी कितनी बिल्डिंग्स मिली है? 30 बिल्डिंग्स आइज आइडेंटिफाइड एज सेक्युलर। सेक्युलर कितनी बिल्डिंग मिली है? 30 बिल्डिंग्स ए सेक्युलर एंड डू नॉट एसोसिएट विथ एनी टाइप ऑफ रिचुअल। और वहाँ पे कोई रिचुअल्स नहीं होते थे। रिचुअल्स का मीनिंग टेम्पल्स, रिचुअल यानी रीति रिवाज, कोई पूजा पद्धति जो भी चल रहा है, पूजा चल रही है, आराधना चल रही है, वर्शिपिंग चल रही है, वो सब कहाँ होगी? टेम्पल्स में होगी। बट with any type of ritual, these were made up of perishable materials। हाँ, ये मेजनरी और पेरिशेबल दो वर्ड है। मेजनरी हमने पढ़ लिया कि जो ओरिजिनल थे वो सिस्टम है, और पेरिशेबल यानी कि जो मिक्सचर जो पत्थर होंगे उनसे बनाएंगे। इनमें थोड़ी मिक्स टेक्निक्स चल जाती थी, यानी कि इसके अंदर इन्होंने इंडो सार्सेनिक ले लिया, इंडो इस्लामिक जो हमने एक पीछे पढ़ा है वर्ड, इंडो इस्लामिक ले लिया, इन्होंने गांधार शैली ले ली, इन्होंने नागर शैली जो उस टाइम इधर चलती थी उसका टेक्निक ले लिया। तो सब अलग अलग का मिक्सचर हो सकता था, बट द मेजोनरी का मीनिंग जो ओरिजिनल इनका जो स्टाइल था वही चलेगा। ओरिजिनल स्टाइल जो होगा वो इसमें आएगा। लेकिन पेरिशेबल यानी उनको चेंजेस, और मटेरियल्स उनका चेंज होता था, यानी अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करके वो क्या करते थे? बिल्डिंग्स को उन्होंने बनाया है। इसके आगे चलते रॉयल सेंटर समझ गए। रॉयल सेंटर कहाँ सिचुएटेड था? वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न साइड में 60 टेम्पल्स मिले, और टेम्पल्स के लिए उनको ऑथोराइज करने, अपने ऑथोराइजेशन के लिए क्या करते थे वो लोग? टेम्पल्स के साथ अपना कनेक्शन रखते थे। और 30 बिल्डिंग्स ऐसे मिली जहाँ पर कोई भी रिचुअल्स या रिलीजियस वर्क नहीं होता था। अब क्या हुआ कि अब रॉयल सेंटर जो है वहाँ पर क्या कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं। जैसे कि हमने कुछ स्ट्रक्चर कहाँ मिले हुए थे? अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें तो वहाँ पर भी हमको स्ट्रक्चर्स मिले थे। कौन कौन से थे स्ट्रक्चर्स? ग्रेट बाथ, वेयर हाउस, और खूब सारी दूसरी चीज़ें मिली हैं। सिमिलरली क्या हुआ कि ऐसे के ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर कहाँ मिले हमको? रॉयल सेंटर्स में मिले। अब रॉयल सेंटर के अंदर जो स्ट्रक्चर मिले उनको पढ़ लेते हैं। A superstructure named as the King's Palace is the largest enclosures. It has two different most impressive platforms, Audience Hall and Mahanavami Dibba. The entire structure is surrounded by two walls. A street connects these two. अब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सुपर स्ट्रक्चर मिला है। सुपर स्ट्रक्चर नेम्ड एज द किंग्स पैलेस, किंग का पैलेस मिला है, और उसके अंदर दो बड़े प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। सुपर स्ट्रक्चर यानी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा, जो इसको बोलते हैं बहुत वास्ट एरिया के अंदर फैला हुआ था, और बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसके अंदर क्या था? दो बड़े बड़े क्या मिले? प्लेटफॉर्म्स मिले। लार्जेस्ट एनक्लोजर यानी सबसे बड़ा यही था। क्या मिला उनको? दे फाउंड द किंग्स पैलेस। और जो लार्जेस्ट इनक्लोजर था सबसे बड़ा यही था, और इसके अंदर दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिले। प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? दो अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो लोग बैठा करते थे। ये प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। ऐसे दो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं?
इस सिटी के अंदर। क्या नाम था इस जगह का? द किंग्स पैलेस। एक किंग्स पैलेस करके एक क्या मिला है, सबसे बड़ा इनक्लोजर यानी सबसे बड़ा साइट मिला है जहाँ पर दो सबसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। अब इनमें से दो प्लेटफॉर्म्स को हमको पढ़ना है। जैसे हमने पढ़ा ना ग्रेट बाथ और वेयर हाउस, वैसे इनको दोनों को डिस्कस करना है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके अंदर एक मिला है ऑडियंस हॉल, दूसरा मिला है महानवमी डिब्बा। और ये जो दो वॉल्स इसको सराउंडेड, यानी अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है अपना, ये स्ट्रक्चर, तो इसको दो वॉल्स आपस में जोड़ती थी और इन दोनों वॉल्स के बीच में 1 और 2 को बीच में एक सीधी सीधी गली निकलती थी। स्ट्रीट कनेक्ट्स दीज टू, दोनों वॉल्स को एक स्ट्रीट जोड़ती थी और फिर ये अंदर खुलता था। जहाँ पर किंग्स का पैलेस था। पहला है ऑडियंस हॉल। ऑडियंस हॉल्स को हम इसको बड़ा करके पढ़ लेते हैं। द ऑडियंस हॉल इज़ ए हाई प्लेटफॉर्म with slots for wooden pillars at close and regular intervals. It had a staircase going up to the second floor which rested on these pillars. These pillars being closely spaced would have left little free space and thus it is not clear what the hall was used for. क्या हुआ कि एक हॉल मिला, कहाँ मिला हमको? सॉरी व्हाट हैपेंड। ऑडियंस हॉल्स क्या काम था? एक हाई प्लेटफॉर्म था। इन्होंने बोला एक बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म, नीचे यानी उनके कुछ सीढ़ियाँ लगा रखी थी इन लोगों ने। ये सीढ़ियाँ बन गई है, तो सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए चढ़ती थे। विथ स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल। और यहाँ पर क्या होता है, वुडन के पिलर्स के लिए स्लॉट्स बने हुए थे अलग अलग ऊंचे ऊंचे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब पिलर्स के प्लेटफॉर्म से ऊपर बनने का मतलब वहाँ पर शायद टेंट ताना जाता होगा या कुछ और दूसरा वर्क किया जाता होगा, लेकिन कुछ है। क्लोज इंटरवल्स इट हैड स्टेयरकेस गोइंग अप टू द सेकंड फ्लोर। और वहाँ पर कुछ और सीढ़ियाँ भी मिली, और सीढ़ियाँ मिली है। किस लिए सीढ़ियाँ मिली है? सेकंड फ्लोर पे जाने पे के लिए। द पिलर्स बीइंग क्लोजली स्पेस्ड, और जो पिलर्स बने हैं उन दोनों के बीच में अच्छा खासा स्पेस है इनके बीच में। वुड हैव लेफ्ट लिटिल फ्री स्पेस एंड दस इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट द हॉल वाज यूज्ड फॉर। अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा है कि हॉल किस लिए यूज आता था। ऑडियंस हॉल क्या था? एक प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर हॉल्स बने थे, स्लॉट्स बने थे वुडन पिलर्स के लिए। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी मिली है सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। और अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा है कि ये हॉल किस लिए यूज आता था। और इन हॉल्स के बीच में इन जो पिलर के लिए जो स्पेस मिला है वो उनके अंदर अच्छा खासा स्पेस भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब आता है अपना मेन स्ट्रक्चर जिसका नाम है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा लोकेटेड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट located on the highest points in the city. The महानवमी डिब्बा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी, सबसे ऊंची जगह ये है। इज़ ए मैसिव प्लेटफॉर्म राइजिंग फ्रॉम ए बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट टू हैव ए हाइट ऑफ 40 फीट। अभी कितना ऊंचा है? 11,000 स्क्वायर फीट तो चौड़ा है, इसका बेस है। और उसके ऊपर हाइट कितनी है? 40 फीट ऊंचा है। देयर इज़ एविडेंस दैट इट सपोर्टेड ए वुडन स्ट्रक्चर। और ये किस लिए बनाया जाता था? एक वुडन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। द बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कवर्ड विथ रिलीफ कार्विंग्स। रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर प्रोबेबली coincided with the Mahanavami, literally the great 9th day of the 10th day Hindu festival during the autumn months of September and October, known variously Dashera northern India, Durga Puja in Bengal, and the Navratri or Mahanavami in present peninsular India. The Vijayanagar kings displayed their prestige power sovereignly on this occasion. अब क्या है, इसको वापस इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि महानवमी डिब्बा क्या है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। महानवमी डिब्बा कितना हाइट है इसका? 40 फीट, 40 फीट ऊंचा है। बहुत ऊंचा होता है 40 फीट, यानी अप्रोक्स 2 या 3 मंजिल जितना। हाईएस्ट पॉइंट है इस सिटी का, हम्पी का हाईएस्ट पॉइंट।
सबसे ऊंचा जो पॉइंट है बेस का वो हाईएस्ट पॉइंट है। कितना चौड़ा है इसका बेस, कितना चौड़ा है? 11,000 स्क्वायर फीट, 11,000 फीट चौड़ा है। इसका मतलब अगर इसको डिवाइड भी करें तो 11,000 का मतलब हो गया 100 फीट, 100 इंटू 100 कर दें तो ये स्क्वायर फीट हो गया, यानी 100 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा है ये। ठीक है, फिर आगे क्या बताता है कि महानवमी डिब्बा हाईएस्ट पॉइंट है, 11,000 फीट ऊंचा, 11,000 फीट चौड़ा है बेस इसका, और 1140 फीट इसकी हाइट है इसकी। और इसका जो प्लेटफॉर्म बना है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या है? कार्विंग्स बनी हुई है, रिलीफ कार्विंग्स। कार्विंग्स का मीनिंग यहाँ पे अलग अलग स्कल्पचर, देखो फोटो के अंदर ये फोटो बना हुआ है, ये इसका हो सकता है रामायण से रिलेटेड। ये मेरे को लव कुश का लगा है, अगर आपको दिखे तो बुक में अंदर देखना। तो लव कुश से उन्होंने शायद ये घोड़ा पकड़ा है, घोड़ा छुड़ाने के लिए अटैकर्स आए हैं। आपने अभी रामायण देखी होगी तो उसके अंदर मालूम पड़ा। ठीक है, तो ये महानवमी डिब्बा हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी विथ 11,000 फीट का इसका बेस है, 40 फीट का इसका हाइट है। इसके जो प्लेटफॉर्म है, इसके चारों दीवारों पर क्या कार्विंग्स बनी हुई है, यानी सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स, खुदाई की हुई है, अच्छे सुंदर सुंदर डिजाइंस। अब क्या बोलते हैं कि महानवमी डिब्बा, महानवमी क्या कब आती है? नवरात्रि आती है। कब आएगी नवरात्रि? दो नवरात्रि अपने, एक आती है मार्च और अप्रैल में जो अभी निकली है, लॉकडाउन के कारण हम उसको मना नहीं पाए। ठीक है, और दूसरी आती है सितंबर और अक्टूबर में, जब आता है दशहरा आता है, आपको मालूम है, दिवाली से पहले। तो महानवमी डिब्बा कब आता था कि जो सितंबर और अक्टूबर के अंदर जो 9 दिन का प्रोग्राम होता है नवरात्रि, उसके फाइनल डे के अंदर, लास्ट मंथ ऑफ द नॉन वेरियसली दशहरा, नॉर्दर्न इंडिया, दुर्गा पूजा और बंगाल के अंदर चलती है। तो इस वाले फेस्टिवल को मनाने के लिए क्या काम आता था? महानवमी डिब्बा। किसके लिए? नवरात्रि मनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नवरात्रि, महानवमी और ये सब इसके नाम हैं जो अलग अलग जगह फेमस है। और क्या होता था अगर इस पर अगर ओकेजन हो रहा, तो मैंने क्या बताया था कि सबऑर्डिनेट्स ऑफ द रूलर्स, हु वर द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द रूलर? द नायकाज। तो नायकाज जो थे वो क्या करते थे? अपने ओकेजन, इस ओकेजन पे आते थे और अपने प्रेस्टीज और पावर को बताते थे। अब देखिए इस प्रोग्राम के दौरान क्या होता था, ये एक पूरा फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में क्या हो रहा था इसको समझना है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको याद दिखेगा। हाँ, द सेरेमनीज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन, the ceremonies performed on the occasion included worship of the image, worship of the state horse and the sacrifice of buffaloes and other animals। क्या हुआ कि सेरेमनीज जो होती थी, वाई व्हेन नवरात्रि, महानवमी, दुर्गा पूजा, दशहरा के टाइम पे क्या होगा? सेरेमनीज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ, कुछ भी इमेज यानी किसी देवी देवता की मूर्ति की पूजा, किसी की तस्वीर की पूजा, उनके स्टेट का एक फिक्स हॉर्स होता था, इसका मतलब उनके राजा का, राज्य का एक हॉर्स होता था, उसकी पूजा। और साथ ही साथ क्या होती, बलि दी जाती थी, किसकी? सेक्रीफाइस ऑफ द भैंसे की, और दूसरे जानवरों की क्या होती थी? बलि दी जाती थी। बलि जानते हैं आप? अब बलि कैसे देंगे? उनको काटा नहीं जाता था, एक सेक्रीफाइस होता था, इसका मतलब यज्ञ के अंदर उनको होम दिया जाता था। डांसेज, रेसलिंग मैचेज, प्रोसेसन ऑफ कैप्रिजन, हॉर्सेज, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स एंड सोल्जर्स एज वेल। और क्या होता था? डांस होते थे, मल्ल युद्ध यानी रेसलिंग मैच होते थे, WWE और रो की जैसी फाइट होती थी यहाँ पे। एंड प्रोसेसन ऑफ कैप्रिजन हॉर्सेज, और अपने हाथी घोड़े सैनिकों की उनकी क्या होती थी? उनकी प्रदर्शनी लगती कि हमारे पास ये सब लोग हैं। एज वेल एज रिचुअल्स प्रेजेंटेशन बिफोर द किंग एंड हिज गेस्ट बाय द चीफ नायकाज एंड सबऑर्डिनेट्स किंग्स मार्क्ड द ओकेजन। और क्या होता था कि उसके जो चीफ गेस्ट यानी नायकाज और अमर नायकाज और जो आर्मी चीफ होते थे उनके लिए क्या हुआ? गेस्ट बाय द चीफ नायकाज एंड द सबऑर्डिनेट्स किंग मार्क्ड द ओकेजन, और ओकेजन उनके लिए स्पेशली होता था। कैसे होता था? दिस सेरेमनीज वर इम्ब्यूड विथ डीप सिम्बॉलिक मीनिंग्स, और कुछ सिम्बॉलिक मीनिंग है इसका। कुछ क्या है? ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल द किंग इंस्पेक्टेड हिज आर्मी and the armies of the Naikas in a grand ceremony in open field। राजा इस दिन क्या करेगा? अपनी खुद की आर्मी अपनी खुद की आर्मी का क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा ऑन द फाइनल डे। कब करेगा? ऑन द फाइनल डे क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा अपनी खुद की
आर्मी को। ये महानवमी डिब्बे के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है सारा, ठीक है। और अपनी आर्मी जिसके अंदर अमर नायिका और नायिकास की भी आर्मी का वो इंस्पेक्शन करता था। एंड द आर्मीज ऑफ द नायिकाज इन ग्रैंड सेरेमनी ऑन ओपन फील्ड के अंदर सारा प्रोग्राम चल रहा है। इसके आगे चलते हैं। ऑन दिस ओकेजन द नायिकाज ब्रोट रिच गिफ्ट्स फॉर द किंग एज वेल एज द स्टिपुलेट ट्रिब्यूट। और इस दिन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि जो नायिकाज उसके सबॉर्डिनेट्स थे, ओकेजनली वो क्या करते थे, किंग्स के लिए गिफ्ट्स ऑफर करते थे। और वो किंग का गिफ्ट देने का टाइम कब था, खूब सारे फेस्टिवल्स होते हैं, सिमिलरली ये फेस्टिवल था दिस ओकेजन ऑन द महानवमी डिब्बे पे जो ओकेजन यानी सेरेमनी हो रही उस दिन होता था। Was the Mahanavami Dibba that stands today the center of this elaborate ritual? Scholars have pointed out the space surrounding the structure does not seem to have been adequate for elaborate procession of armed men. अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो महानवमी डिब्बा है, was the Mahanavami Dibba that sounds today the center of this elaborate ritual? कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या सारा रिचुअल्स जो होता था महानवमी डिब्बा के दिन, फाइनल डे जो हो रहा है, रिचुअल्स हो रहे हैं दुर्गा पूजा के टाइम, वो सारे इस जगह हो सकते थे? इतना बड़ा था क्या लोग, क्योंकि इतने सारे सैनिक हैं, लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में उनके पास दे हैव आर्मी इन द नंबर्स ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियन लैक्स। सो इतने बड़ी आर्मी को वहाँ पर खड़ा करना पॉसिबल कैसे होगा? तो कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं, ये आपको पढ़ना है। द स्ट्रक्चर डज नॉट सीम टू हैव बीन एडिक्वेट फॉर एलिबोरेट प्रोसेशन फ्रॉम आर्म्ड मैन वुमेन एंड लार्ज नंबर्स ऑफ एनिमल्स। और इतना बड़ा भी चौड़ा नहीं, इसका मतलब हमने देखा कि इसको 11,000 फीट अगर हमने कह दिया है, स्क्वायर फीट है कितना, 11,000 का मीनिंग 100 इंटू 100, ये अप्रोक्स होगा। और इसके अंदर अगर हम 100 कर दें तो बहुत ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है। इतना चौड़ा है, 100 फीट, इतना ज़्यादा अपने स्कूल का ग्राउंड होगा, इतना चौड़ा था। स्कूल का ग्राउंड भी छोटा है बाहर वाला। तो इतने से प्लेटफॉर्म के इतने ऊपर इतने आर्म्ड मैन, इतनी सारी सेना, इतने सारे मैन वुमन, इनकी आर्मी, वो सोल्जर्स, ओल्ड पीपल, ये सब यहाँ पर कैसे इकट्ठे हो सकते थे? ये क्वेश्चन पुट करते हैं कौन, हिस्टोरियन। लाइक सम और द अदर स्ट्रक्चर इन द लोअर सेंटर रिमेन्स इन निग्मा। और ऐसा कि ऐसे ही दूसरे स्ट्रक्चर्स की तरह ये भी क्या मालूम पड़ता है कि इसका कोई फाइनल नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन किस काम आता था स्पष्ट नहीं है। एक पहेली है। एनिग्मा का मीनिंग क्या होता है? एनिग्मा इज़ ए पहेली, बुझावल। तो एनिग्मा अभी भी बना हुआ है कि मालूम नहीं है कि ये किस वर्क के लिए यूज़ होता था, ठीक है। आगे चलते हैं। सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोला है लोटस महल। एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है कहाँ पर, विजयनगर एम्पायर के अंदर, रॉयल सेंटर के अंदर। रॉयल सेंटर में दूसरी बिल्डिंग, पहली महानवमी डिब्बा ऑडियंस हॉल हो गए, एक ऐसा कैसे एक बड़ा स्ट्रक्चर है, महल है जैसा, उसको बोला इन्होंने लोटस महल। अब लोटस महल क्यों बोला है? क्योंकि जो फॉरेनर जो था उसको ये कैसा लगा, कमल के जैसा, इसके बीच में एक स्ट्रक्चर हो गया और साइड में इसकी पंखुड़ियाँ निकली हुई हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर मिला है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला, इसको लोटस महल बोला है। दिस वाज फेमस बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर, ये फेमस बिल्डिंग है रॉयल सेंटर में। और साथ ही साथ क्या, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड दैट इट वाज कुड बी यूज्ड फॉर रॉयल मीटिंग्स वेयर द किंग यूज्ड टू मीट हिज विथ हिज। अब लोटस महल इतना सुंदर नाम है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ अच्छा रिचुअल्स होते होंगे, कुछ अलग चीज़ें होती होगी, गीत संगीत होता होगा, म्यूज़िक, डांस एंड अलग अलग चीज़ें होती है। बट आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि फाउंड दैट इट कुड बी यूज्ड फॉर द रॉयल मीटिंग्स। किस लिए काम आता था लोटस महल? रॉयल मीटिंग्स के लिए। वेयर द किंग यूज्ड टू मीट विथ हिज सबऑर्डिनेट्स, और कहाँ किंग्स अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वहाँ पर क्या करता था, मीटिंग करता था। ये लोटस महल हो गया। हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़ लिए टोटल, कौन कौन सा? पहला हो गया ऑडियंस हॉल, छोटा है, महानवमी डिब्बा है, और तीसरा है लोटस महल। ये वहाँ की फेमस बिल्डिंग है, कहाँ की? रॉयल सेंटर की। रॉयल सेंटर कहाँ है? एट द साउथ वेस्ट ऑफ द कैपिटल। रॉयल सेंटर वहाँ पर था। यहाँ पर है अपना अर्बन, और अब आएंगे हम सेक्रेट सेंटर्स में, इसके आगे पढ़ेंगे। अब ये देखिए टेम्पल्स एंड रॉयल सेंटर।
अब क्या हो, जैसे कि हमने बताया कि वहाँ पर 60 टेम्पल्स फाउंड, कितने मिले हमको? 60 टेम्पल्स। उनमें से कुछ टेम्पल्स बड़े बड़े भी थे। मैनी टेम्पल सिचुएटेड इन रॉयल सेंटर एज वेल, कुछ बड़े टेम्पल्स भी मिले। रॉयल सेंटर में टेम्पल होने का मतलब क्या है? वहाँ के जो राजा थे वो लोग अपने आप को क्या टेम्पल से एसोसिएट करते थे और अपने आप को ऑथोराइज करते थे कि हाँ हम आपके ही हैं लोग, दूसरे नहीं हैं। एक फेमस टेम्पल का नाम है हजार राम टेम्पल, यानी 1000 राम टेम्पल, हजार राम टेम्पल। क्या नाम है इसका? हजार राम टेम्पल वहाँ पर है। कहाँ पर? रॉयल सेंटर में। हजार राम टेम्पल, दिस टेम्पल वाज सिचुएटेड इन द रॉयल सेंटर। इट वॉज ए लॉर्ड राम, और लॉर्ड राम का टेम्पल जैसा नाम है हजार राम टेम्पल। बट मेन श्राइन इज़ अनअवेलेबल, और जो मेन भगवान का जो विग्रह है, लॉर्ड का जो मूर्ति है, वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अटैक हुआ किसका? राक्षस तंगड़ी 1565 या उसके पहले दूसरे जो अटैक्स हुए थे उस टाइम उन्होंने क्या किया था? इस मंदिर की जो मेन मूर्ति थी उसको हटा दी या तोड़ फोड़ कर दी थी। ठीक है, बट मेन श्राइन यानी मेन नहीं मिली है। द आउटर साइड वॉल स्कल्पचर सर्वाइव्ड, लेकिन क्या हुआ कि जो बाहर की जो दीवारों पर जो ऐसे स्कल्पचर्स बने होते थे दीवारों के ऊपर, वो अभी भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो भी सर्वाइव किया उन्होंने, वो बच गए थे। तो उनके अंदर किसकी कहानियाँ मिलती है? रामायण की कहानियाँ मिलती हैं। रामायण से रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं उनकी वहाँ पर स्कल्पचर, उनको कार्विंग किया, उनको खोद कर वो डिजाइंस बनाई गई। जैसे मैंने बताया ना, महानवी में डिब्बा पे लव कुश का जैसा मिला है, तो हजार राम टेम्पल के ऊपर भी मिला। आप बुक्स के अंदर देखना, उसके अंदर मिल जाएगा आपको फ़ोटो। ठीक है, हजार राम टेम्पल। दिस स्कल्पचर्स आर बेस्ड ऑन द रामायण। और क्या हुआ? मैनी टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड व्हेन इट वाज अटैक्ड, यानी खूब सारे टेम्पल्स जो थे, इससे भी ज़्यादा टेम्पल्स हो सकते हैं, हमको टोटल 60 टेम्पल्स मिले हैं, बट देयर कुड बी मोर देन 60। अब मोर देन 60 भी हो सकते हैं। कैसे? 60 हो सकते थे, लेकिन कुछ क्या हुआ? अटैक हुआ तो वो सारे क्या हुए? टेम्पल्स ख़त्म हो गए। इसके आगे चलते हैं। अब मैं बता रहा हूँ ये सिटी का स्ट्रक्चर। जैसा मैंने बताया कि अर्बन कोर किधर था? इस साइड में। सेक्रेट सेंटर ऊपर है और रॉयल सेंटर, ये तीनों ध्यान रखना। रॉयल सेंटर नॉर्थ वेस्ट साइड में है, साउथ वेस्ट साइड में। नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या है अपना? अर्बन कोर। और नॉर्दर्न साइड, बिल्कुल ऊपर वाले नॉर्दर्न साइड में क्या है? सेक्रेट सेंटर। अब हम क्या पढ़ेंगे? सेक्रेट। हमने अर्बन कोर पढ़ लिया, रॉयल सेंटर पढ़ लिया, अब सेक्रेट सेंटर पढ़ रहे हैं, सिटी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द सिटी स्ट्रक्चर। और इन दिस सिटी स्ट्रक्चर हमने अर्बन कोर पढ़ लिया, हम रॉयल सेंटर पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्रेट सेंटर। चलते हैं आगे। द सेक्रेट सेंटर, इसको पढ़ लें। द सेक्रेट सेंटर सिचुएटेड एट द नॉर्दर्न ऑफ द एम्पायर नियर द हिल्स। क्या हमको मालूम है कि जो पूरा सेंटर है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? हिल से घिरा हुआ। कौन सी हिल? ग्रेनाइट की हिल्स, ग्रेनाइट हिल्स। तो ये इस वाले एरिया के अंदर है सेक्रेट सेंटर। तो यहाँ पर क्या है? हिल्स है, तो ऊपर इनके मिल गई, इनको हिल मिल गई। ठीक है, अब इस हिल्स के बारे में भी क्या कहते हैं, क्योंकि ये क्या मिलता है, जो स्टोरीज है इसके लिए भी। पहली स्टोरी क्या है कि जो रामायण के अंदर राम और सुग्रीव का जो मिलन होता है, वेयर द रामा एंड सुग्रीवा मीट्स विथ ईच अदर। तो राम और सुग्रीव का जो मिलन हुआ वो कहाँ हुआ था? इसी सेक्रेट सेंटर की हिल्स पे हुआ था। सेक्रेट सेंटर की जो हिल है, यहाँ पर क्या हुआ था? राम और सुग्रीव का मिलन हुआ था। और दूसरा क्या है इसके बारे में कॉन्सेप्ट है कि द पंपा देवी कौन है? लोकल गॉडेस। कौन है? पंपा देवी इज ए लोकल गॉडेस। उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है? जगह का नाम हम्पी। पंपी से हम्पी कन्वर्ट हो गया। तो पंपा देवी ने यहाँ पे क्या किया था? तपस्या किया था। पिनेंस, देवी पिनेंस टू मेरी विरूपाक्ष। विरूपाक्ष कौन है? विरूपाक्ष जो विजयनगर एम्पायर है उसके मेन गॉड हैं विरूपाक्ष। विरूपाक्ष का इनको शिव भगवान है, ये विरूपाक्ष इनको बोलते हैं। तो उन्होंने विरूपाक्ष से शादी करने के लिए क्या किया था? यहाँ पर तपस्या की थी। ही पिनेंस का मीनिंग होता है तपस्या करना। तो वहाँ पर पंपा देवी ने क्या किया था? इन पहाड़ियों पर तपस्या की थी। टू मेरी विरूपाक्ष से शादी करने के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या की थी? तपस्या की थी। द मेन डिटी ऑफ सिटीज विरूपाक्ष। अब इसको पढ़ लेते हैं कि उनका रिलीजन क्या है। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, या विजयनगर एम्पायर के रिलीजन के बारे में डिस्क्रिप्ट करिए। तो पूरा डिस्क्रिप्शन में क्या हो गया? द मेन डिटी ऑफ सिटी इज़ विरूपाक्ष। मेन डिटी कौन है? विरूपाक्ष शिव हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? अगर शिव हैं
द रूलर ऑफ विजयनगर आर द शेव। शेव कौन होते हैं? एक वर्ड आता है शेव, हिंदी में इनको बोलते हैं शेव। तो इसका शेव मीनिंग दोज हु वर्शिप द शिवा, दोज हु वर्शिप शिवा, जो शिव की पूजा करते हैं उनको बोलते हैं शेव। इसका मतलब विरूपाक्ष टेम्पल है, तो किसका है? शिव का है, मेन टेम्पल। इसका मीनिंग क्या हो गया? द रूलर ऑफ विजयनगर आर द शेव। शेव थे, कौन थे? विजयनगर के जो रूलर्स थे वो कौन थे? शेव थे। द रूलर्स ऑफ विजयनगर आर यूज टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ विरूपाक्ष। अब एक टर्म आती है कि वो लोग क्या करते थे, अपने आप को तो सबॉर्डिनेट मानते थे विरूपाक्ष का, यानी उनके मेन हेड कौन थे? वो ये मानते थे कि विरूपाक्ष इज द आवर एक्चुअल किंग। जो विरूपाक्ष या जो शिव जी हैं वो हमारे एक्चुअल मालिक हैं और हम उनके अंडर में रह के काम कर रहे हैं। ठीक है, विरूपाक्ष। जैसे कि अपन उदयपुर का देखें तो उदयपुर के अंदर क्या एकलिंग जी हैं, एकलिंग। तो उदयपुर के जो लोग थे यानी पुराने रूलर्स, मेवाड़ के राणा महाराणा जो थे, वो लोग अपने आप को क्या मानते थे? एकलिंग इज द एक्चुअल किंग एंड वी आर द सबऑर्डिनेट्स ऑफ एकलिंग जी। तो सिमिलरली वो क्या मानते थे कि विरूपाक्ष हमारा एक्चुअल हमारे किंग है और हम उनके बिहाफ पर क्या कर रहे हैं? रूलिंग कर रहे हैं। विरूपाक्ष एंड पंपा देवी हमारे एक्चुअल रूलर्स, राजा और रानी हैं, और हम उनके बिहाफ पर रूलिंग कर रहे हैं। ऐसा कब होता था? जब मान लीजिए किसी ने उन्होंने रॉयल नोट निकाला, कि एक फरमान निकाल दिया, यानी राजा की तरफ से एक आज्ञा का आदेश निकाल दिया, एक फिक्स उन्होंने एक नोटिस निकाल दिया। तो वो नोटिस निकालते थे, यहाँ पर ऊपर एक वर्ड लिखते थे सबसे ऊपर। जैसे हम कभी कभी श्री लिखते हैं, वैसे वो क्या लिखते थे? श्री विरूपाक्ष, यानी श्री विरूपाक्ष द्वारा ये ऑथोराइज्ड है। ठीक है। एट द टॉप ऑफ द रॉयल ऑर्डर्स दे कॉल्ड देमसेल्व्स द हिंदू सुरत्राणा, यानी वो अपने आप को हिंदू सुरत्राणा बोलते थे। हिंदू और सुरत्राण, सुरत्राणा का मीनिंग एक अरेबिक वर्ड आता सुल्तान, तो उन्होंने इसका संस्कृत वर्ड है ये सुरत्राण, क्या है? संस्कृत वर्ड है। तो वो अपने आप को क्या बोलते थे? सुरत्राण, हिंदू सुरत्राणा, यानी हिंदू सुल्तान मीन्स हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान बोलने के लिए अपने आप को क्या बोलते थे? सुल्तान नहीं बोल के, क्योंकि सुल्तान एक अरेबियन वर्ड है, इसकी जगह वो अपने आप को क्या बोलते थे? हिंदू सुरत्राण, संस्कृत में कन्वर्ट करके उसको बोला है। और सिमिलरली वो जो हिल्स है वहाँ पर क्या मिले? जैन टेम्पल्स भी मिले। ऐसा नहीं कि केवल वो हिंदू शिव या विष्णु इनकी पूजा करते थे, वो जैन लोगों को भी उन्होंने अपना शेल्टर दिया हुआ था। आगे चलते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें मेंशन किया है, इसको आपको पढ़ के लिखना है। और मैं इसका क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि हाउ द टेम्पल्स प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल इन विजयनगर, यानी विजयनगर की जो रूलिंग है उसके अंदर टेम्पल्स कहाँ इंपॉर्टेंट रोल। जैसे हमने पढ़ा था ना 11th के अंदर, पेरू और एज़टेक एम्पायर्स या इनकास के अंदर उनके टेम्पल्स होते हैं, वही ट्रेडिंग सेंटर थे, इकोनॉमिक सेंटर थे, वहीं से रूलिंग होता था सब कुछ। सिमिलरली हमको इसके अंदर ये देखना है। Temples also functioned as the centers of learning beside the rulers and others often granted land resources. Temples developed as significant religious, social, cultural and economic centers. ये सारा क्वेश्चन इसमें मैंने आंसर मेंशन किया, इसको आपको ऐसा कैसे, ये लिया मैंने बुक से ही है, क्वेश्चंस ऊपर मेंशन किया, इसको आपको पढ़ के समझना है। अगर नहीं आएगा तो फिर हम इसको स्कूल में डिस्कस करेंगे, आपको कॉपी के अंदर लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब मैंने एक टर्म आपको बार बार बता रहा था कि गोपुरम्स और मंडपास क्या होते हैं। गोपुरम और मंडपास स्ट्रक्चर में आते हैं, रॉयल सेंटर के अंदर पढ़ रहे हैं, गोपुरम और मंडपास। अब ये मंदिर से रिलेटेड, हम टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल्स के अंदर ही आते हैं। क्या आते हैं? गोपुरम और मंडपास किसके अंदर ही मिलेंगे हमको? टेम्पल्स में। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। इन टर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, किसकी बात आ गई? टेम्पल की बात। हमने अभी पढ़ा ना विरूपाक्ष टेम्पल और टेम्पल्स का क्या रोल होता था उसके अंदर, रूलिंग के अंदर। तो हम टेम्पल की बात करेंगे। बाय दिस पीरियड सर्टेन न्यू फीचर्स वर इन एविडेंस, कुछ नए फीचर्स जुड़ गए टेम्पल के आर्किटेक्चर में। दीज इंक्लूडेड स्ट्रक्चर्स ऑफ इमेंस स्केल दैट मस्ट हैव बीन मार्क ऑफ इंपीरियल अथॉरिटी, कुछ ऐसे इंपीरियल अथॉरिटी से उन्होंने क्या कर दिए? दीज इंक्लूडेड स्ट्रक्चर ऑफ इमेंस स्केल, और कुछ बहुत बड़े बड़े स्केल पर बनाए गए। दैट मस्ट हैव बीन ए मार्क ऑफ इंपीरियल अथॉरिटी, यानी उनको केवल इंपीरियल अथॉरिटी होने का ही मार्क उन्होंने छोड़ा है। बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द राय गोपुरम्स और रॉयल गेटवेज। गोपुरम क्या थे? अब देखिए, बाय द राय गोपुरम और द रॉयल गेटवेज,
यानी क्या थे, गेट थे, किसके, टेम्पल के जो रॉयल गेट थे, टेम्पल के जो गेट थे, द गेटवेज ऑफ टेम्पल्स आर नॉन एज गोपुरम। और गोपुरम को कौन बनाए थे राय। और राय कौन होते थे, राय वर द रूलर। यानी इंपीरियल, जहाँ पर इंपीरियल मार्क आ गया, कुछ इतने बड़े बड़े बने कि उन्होंने इंपीरियल मार्किंग छोड़ी। ऊपर हमने पढ़ा ना कि इंपीरियल मार्क छोड़ा है, तो इंपीरियल लोग कौन हो गए थे, राय थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने क्या बनाए, गोपुरम। और गोपुरम क्या थे, टेम्पल्स गेटवेज। यानी टेम्पल के जो गेट थे उनको क्या बोला है, गोपुरम। याद रखना है, वोट वर द गोपुरम, गोपुरम्स वर द टेम्पल के जो गेट होते हैं, बाहर के गेट, मेन गेट नहीं, एक फाटक होती है हम लोगों की, स्कूल का गेट है अभी अपना, ये स्कूल का गेट है, बिल्डिंग यहाँ से हमारी ऐसे शुरू होती है, हमारी बिल्डिंग है स्कूल की, मेन गेट ये है। सिमिलरली एक ऐसा गेट बना था, अगर हम अपनी स्कूल का देखें तो यही गोपुरम है। लेकिन साउथ के अंदर गोपुरम बहुत डेकोरेटेड होते थे, समझ गए। टेम्पल का जो आउटर, जो सबसे मेन गेटवे है, वो है क्या है, गोपुरम। ठीक है। Royal gateway that often dwarfed the towers on the central shrine and signaled the presence of the temple from a great distance। और क्या होता था कि इतने ऊंचे ऊंचे होते कि मंदिर भले अंदर से छोटा होगा, ये मंदिर छोटा है, लेकिन इसका गोपुरम कितना होता था, बहुत बड़ा होता था। क्यों होता था कि दूर से मालूम पड़ता था कि यहाँ पर कौन क्या है, टेम्पल है यहाँ पर कोई। ठीक है। Signal that presence of the temple from a great distance। They were also probably meant as reminders of the power of kings। और गोपुरम्स क्या करते थे, पावर्स ऑफ द किंग्स को भी शो करते थे। ठीक है, किंग्स की पावर को भी क्या करते थे, शो करते थे। Able to command the resources, the techniques and skills needed construct these towering gateways। एक टावरिंग जैसे गेट्स हुए, तो इनको बनाने के लिए बहुत अच्छी स्किल्स, रिसोर्सेज और टेक्निक्स की जरूरत पड़ती थी। Other distinctive features include mandapas or pavilions, long pillared corridors that often ran around the shrine within the temple complex। Let us look at two temples more closely, Virupaksha and विट्ठल टेम्पल। इन दोनों को हम कल डिस्कशन करेंगे। अब मैं लास्ट एक टॉपिक हम समझा दिया, गोपुरम। एक वर्ड आया अभी, मंडप। मंडप क्या है ये देख लीजिए। हम मंदिर के अंदर घुस गए, व्हेन वी एंटर इनटू मंदिर और मस्जिद या मॉस्क जो भी बना है, उसके अंदर एक मेन श्राइन होता है। ठीक है, मंदिर हो गया। इस मंदिर में घुसने से पहले क्या होगा कि एक बड़ा सा कॉरिडोर बना रहता है, जिसमें पिलर्स लगे होते हैं, ऐसा कॉरिडोर। यहाँ से हम एंट्री लेते हैं, मेन मंदिर यहाँ पर है, यहाँ से हमने एंट्री लिया तो ये पिलर्स वाली जो छत है, या जो चारों तरफ एक कॉरिडोर ऐसे बना होता, परिक्रमा पथ भी बना होता था। अगर हम देखा होगा आपने बड़े बड़े मंदिरों में, तो साइडों में निकला होता है। मैं कल इसका फ़ोटो भी अब सेट कर दूंगा। ये देखिए ऐसा, ये तो मेन मंदिर हो गया, गर्भगृह, और ये साइडों के अंदर एक ऐसा परिक्रमा पथ हो गया। और इस परिक्रमा पथ में भी पिलर्स बने होते थे, इन पिलर्स के ऊपर, या इसको ऊपर से छत से ढका होता था। ये सारा क्या है, मंडप है। मंडप अगर आपने देखा होगा, शादी का मंडप क्या होता है, चार कोनों से ऐसे ढका होता है। तो मंडप यानी किसी भी चीज़ को ढकना, ये क्या है, मंडप। ये मंडप है बस। इसके आगे मंदिर, मेन मंदिर हो गया, तो इसके चारों तरफ पिलर से क्या होता है, ये ढकी हुई थी छत, बैठने के लिए चारों तरफ ऐसे, साइड में भी ऊपर भी। तो ये वाला, तो इसको बोला है मंडप। मंडप के जो पिलर्स होते थे, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन से कार्विंग हुई होती थी, इनके ऊपर अच्छे अच्छे डिजाइंस बने होते थे, मोर मोरियाँ जो भी है वो सब मिलेंगे आपको। इसके आगे वाले दो मेन टेम्पल्स है, विरूपाक्ष टेम्पल और विट्ठल टेम्पल। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारा लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है और ऑर्डर है कि आप लोग अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहिए, और घर पे रहना, बाहर मत निकलना। भिलवाड़ा में छूट मिली है, इसका फ़ायदा मत उठाना, और खूब पढ़ाई करो। ठीक है, और खूब एंजॉय करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मिलेंगे। थैंक यू।